दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पूजा और करण के नाम। रात का दूसरा पहर चल रहा था, लेकिन हमारे घर में ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकला हो। पूरा घर सन्नाटे की चपेट में था। मेरी माँ मेरे सामने बैठी बिना आवाज़ के रो रही थी। उनके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। मैं बेबसी की उस हद पर था जहाँ मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे नित्या से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे सबसे ज़्यादा चाहता था, लेकिन जो उसने किया वो मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। मेरा बड़ा भाई मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, करण हिम्मत करो, अब सारे मसले हमें ही संभालने हैं। अगर इस तरह हिम्मत हारोगे तो नुकसान हमारा है। लोगों में ये बात फैल जाएगी कि हमारे घर की बेटी भाग गई है। मैं नम आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। मैं जानता था ये बातें फैलने ही वाली होती हैं। लोग जब नित्या की गुमशुदगी के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, ये सोचते ही मेरा दिल कांप उठा था। मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच में अगर इंसान की इज्जत खराब हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। मैं ज़मीन पर निढाल होकर बैठ गया था, जबकि मेरा बड़ा भाई एक बार फिर मुझे संभालते हुए बोला, इस तरह हिम्मत मत हारो, अभी हमें माँ को भी संभालना है। मैं चुपचाप भाई की बातें सुनता रहा। उन्होंने मुझे लगभग 1 घंटे तक समझाया था। हम दोनों भाई दोपहर से ही उसकी तलाश में घर से निकले हुए थे, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिस लड़के के साथ भागी थी, हम उसकी पूरी जांच पड़ताल कर चुके थे। वो लड़का ज़्यादा अमीर नहीं था, एक अपाहिज बाप का बेटा था। एक छोटी बहन थी और एक माँ थी। वो खुद घर का इकलौता कमाने वाला था, जबकि उसके मुकाबले हम लोग काफ़ी हैसियत वाले थे। मेरी और मेरे भाई की पहचान बाहर बहुत थी। हम जब उसके घर दोपहर में शोर मचाकर आए थे तो उसके लाचार बाप ने एक ही बात कही थी, बेटा हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो 2 दिन से घर से निकला हुआ है और अब तक नहीं लौटा। उसकी माँ और मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। बेटा हमें नहीं पता कि वो आपकी बहन को कहाँ लेकर गया है। हमें माफ़ कर दो, हम कुछ नहीं जानते। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस आदमी की जान ले लूँ। मुझे मालूम था कि वो अपाहिज है और उसका इन चीज़ों में कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उस नालायक का बाप था और वो कितनी आसानी से ये बात कह रहा था कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका घर जलाकर राख कर दूं, लेकिन मेरे भाई ने मुझे काबू कर लिया था और हम दोनों घर वापस आ गए थे। मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी छोटी बहन नित्या से ही की थी। वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं अपनी हर बात उससे करता था। उसकी हर पसंद नापसंद मुझे मालूम थी, लेकिन थोड़ी सी चूक ने सब काम खराब कर दिया था। न जाने कब वो उस लड़के के चक्कर में पड़ी और उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बचपन से ही उसका रिश्ता मेरी मम्मी की सहेली के घर तय था और उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली थी। और अगर ये बात नित्या की होने वाली सास को मालूम हो जाती तो उनकी भी अपने ससुराल में बहुत बदनामी होनी थी। और मैं उनके मिजाज से बखूबी वाकिफ था। वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही थी। काफ़ी देर तक बाहर बैठने के बाद मेरा भाई मुझे घर के अंदर ले आया था। रात बहुत हो चुकी थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था घर के अंदर आने का, क्योंकि अंदर आते ही मेरा दम घुटने लगता था। हम दोनों घर में दाखिल हुए। अब लिविंग रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। शायद माँ अपने कमरे में चली गई थी और भाभी भी। मैं भी अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन भाई मुझे ज़बरदस्ती माँ के कमरे में ले आया। भाई का कहना था कि माँ को अभी हम दोनों भाइयों की ज़रूरत है, उन्हें हमें ही सहारा देना होगा। मैं माँ के कमरे में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी रोती रोती आंखें मेरा दिल चीर रही थीं, मगर भाई ज़बरदस्ती मुझे उनके कमरे में ले आए थे। वो अंदर बैठी जारो कतार रो रही थी। मैंने जब से मुट्ठियाँ भींच ली थीं। मुझे नित्या से इस वक्त सख्त नफरत महसूस हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि उस लड़की को ढूंढकर मैं उसे ख़त्म कर दूं। उसकी वजह से मेरी माँ इस हाल में बैठी हुई थी। उन्होंने हम दोनों की तरफ देखा, जबकि मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मेरी माँ मेरी तरफ देखते हुए बोली, करण कुछ पता चला? कहाँ है मेरी नित्या? मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती। नित्या की सास को मैं क्या जवाब दूंगी कि उसकी अमानत का मैं हिफाजत नहीं कर पाई। भगवान के लिए कहीं से भी नित्या को वापस ले आओ। तुम्हारा बाप जब मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी की ये परवरिश की थी? मैं बिल्कुल बेबस था। वो कुछ और कहती इससे पहले ही मैं झटके से उठा और अपने कमरे में आ गया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ ही बैठता चला गया। कौन कहता है कि मर्द रोते नहीं हैं, बस कोई पूछने वाला होना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
आज पहली बार शिद्दत से मुझे मेरे बाप की याद आ रही थी। अगर वो इस दुनिया में होते तो आज जो हुआ वो कभी ना होता। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। मैं कल रात से नहीं सोया था। सारा दिन उसे ढूंढने में निकल गया और अब भी मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बस आंखों में पानी जमा था। मैं भगवान से शिकायत कर रहा था कि मेरे साथ ही क्या हो गया। मैं जानता था कि भाई भी तकलीफ में है, लेकिन वो बहुत सब्र करने वाले थे, हर चीज़ को समझ जाते थे। लेकिन मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं थी। मैं सारी रात तकलीफ में रहा। कभी खिड़की पर खड़ा होता तो कभी बाहर गली में चला जाता। मेरी हालत तो जख्मी जानवर की तरह थी जो दर्द से तड़प रहा हो और जिसे पता हो कुछ पल बाद उसकी सांसें थम जाएंगी। मेरा भी यही हाल था। मुझे मालूम था कि कुछ दिन बाद हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे तैसे करके रात बीत ही गई थी, लेकिन उस रात का एक एक पल मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। अगली सुबह हम सबके लिए बिल्कुल भी रोशन साबित नहीं हुई थी। मैं पूरी रात नहीं सोया था और सुबह जल्दी ही उठकर कमरे से बाहर आ गया था। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है। नित्या की होने वाली सास सामने बैठी थी। उनका बेटा भी मौजूद था जिससे नित्या की शादी हो रही थी। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो ऑफिस जा रहा था। यकीनन वो उसे ऑफिस से रोककर यहाँ लाई थी। भाई और माँ उनके सामने नजरें झुकाए बैठे थे, जबकि नित्या की होने वाली सास बिल्कुल सख्त नजर आ रही थी। यकीनन माँ ने उन्हें सारी दास्तान बता दी थी। जैसे ही मैं लॉन्ज में दाखिल हुआ तो सविता आंटी का सन्नाटा टूटा और वो मेरी तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, करण, ये सब क्या तमाशा है? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तुम्हें कुछ होश भी है? मैं उन्हें समझाता संभालता इससे पहले ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, लेकिन नहीं, देखो तो साहब को, इतनी बड़ी मुसीबत घर में आई है और ये साहब अपनी नींद पूरी करके आ रहे हैं। वो ताली बजाकर तंज कसते हुए बोली, जबकि मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। इस बार वो फिर से गुस्से में बोली, तुम्हें तो नींद से फुर्सत मिले तब ना अपनी बहनों की सुरक्षा करो। कर दिया ना अपने मरे हुए बाप को बदनाम। कितनी इज्जत थी समाज में उनकी, एक नाम था उनका, लेकिन तुम्हारी बेशरम बहन ने सारा नाम डुबो दिया। इस लड़की ने उनकी इज्जत को 2 टके का कर दिया है। जब ये बात लोगों में फैलेगी तब क्या करोगे, सिवाय मुंह छिपाने के? और यही हाल मेरे साथ होने वाला है। क्या जवाब दूंगी मैं अपने ससुराल में जब सब पूछेंगे कि बताओ सौरभ की दुल्हन कहाँ है? मैंने सब्र से आंखें मीच ली थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। सविता आंटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। वो अब भी चुप नहीं हुई थी, बल्कि आगे बोली, तुम्हारी बहन को यह भी समझाया था कि बस मैट्रिक कर लिया, घर में बैठो, कॉलेज में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो हमारी बातें बुरी लगती थीं और उन्होंने साफ कहा कि आज के ज़माने में औरत का पढ़ना भी ज़रूरी है। देख लो कितना ज़रूरी है औरत का पढ़ना। वो तंज कसते हुए मेरी माँ की तरफ देख रही थी। उनकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। उन्होंने कई बातें हमें सुनाई और आखिर में पैर पटक कर घर से चली गईं। मुझे मालूम था कि अब थोड़ी देर बाद क्या तमाशा होने वाला है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी माँ बुरी तरह से रो रही थी। इस बार तो मेरा भाई भी आंसुओं से भरा नजर आ रहा था। सविता आंटी की बातें हमारा दिल चीर गई थीं। मैं बस दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि सविता आंटी को हमारे हाल पर रहम आ जाए और वो बाहर जाकर तमाशा न लगाए। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याली पुलाव ही थे। थोड़ी देर बाद ही ये बात पूरे परिवार में आग की तरह फैल गई थी और मेरे सोचने के ठीक मुताबिक हमारे फ़ोन बजने शुरू हो गए थे। उन्होंने चंद ही सेकंड में पूरे ख़ानदान में ये बात फैला दी थी कि हमारे घर की बेटी भाग चुकी है। मैंने गुस्से में आकर अपना मोबाइल ही दीवार पर दे मारा था। मुझे मालूम था ये लोग हमारे दुख में शरीक होने के लिए हमें फ़ोन नहीं कर रहे, बल्कि मज़े लेने के लिए कर रहे हैं। मेरी आंखों में अब खून उतर आया था। मेरे दिमाग में जो सोच लगातार रात से ही आ रही थी, मैं उसे झटक रहा था। मेरा दिल ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे दिल में भी भगवान का डर था। लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ था, अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जितनी बदनामी हमारी होनी थी वो हो चुकी थी। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था जो होगा वो बहुत गलत होगा, लेकिन मेरी आत्मा को सुकून मिल जाना था। मैंने अपनी माँ की और एक नज़र देखा। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। वो बिल्कुल निढाल होकर सोफे पर गिरी हुई थी। हालांकि वो शुगर की मरीज़ थी, उन्हें वक्त पर खाना चाहिए था। लेकिन छोटी और भाभी कई बार उन्हें बोल चुकी थी कि माँ कुछ खा लें, पेट में जाएगा तो जान आएगी, तभी तो कुछ सोच पाएंगी। लेकिन उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था और यही चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही थी।
मैंने अपने भाई की ओर एक नज़र देखा तो वो भी काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो बड़ा भाई था, इस घर का बड़ा बेटा, इसलिए अपने दुख अपने अंदर ही अंदर उतार रहा था। वो सब चीज़ों को संभालने का आदी था। मैं अपनी जगह से एक झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैं गाड़ी में बैठा रोड पर इधर उधर घूम रहा था। मैं जो सोच रहा था, अगर मैं वो कर लेता तो मेरा बदला पूरा हो जाना था। मेरी जो इज्जत खराब हुई थी वो वापस आ जाती। जिस तरह की तकलीफ हम महसूस कर रहे थे, मैं नित्या के ससुराल वालों को भी महसूस करवाना चाहता था। और फिर आखिर में शाम के वक्त मैंने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे और अपनी गाड़ी को शहर के अंदरूनी इलाके की तरफ मोड़ लिया था। मैं जिस जगह जा रहा था वहीं से हमारी बदनामी का आगाज हुआ था, यानी नित्या का प्रेजेंट का ससुराल। मेरी गाड़ी एक झटके से उनके दरवाजे के करीब रुकी थी और मैंने लात मारकर उनके घर के दरवाजे को खोला था। बरामदे में ही एक मजबूर शख्स, उसकी बीवी और उसकी छोटी बेटी बैठी हुई थी। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके करीब पहुंचा और उस लड़की का बाजू अपनी मजबूत पकड़ के मैं थाम कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उसकी माँ मेरे रास्ते में आ गई और मुझसे मिन्नतें करने लगी, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, जबकि मैंने उस औरत को एक नज़र देखा और गुस्से से बोला, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हारी बेटी का अभी के अभी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तुम्हारे बेटे ने जो हमारे साथ किया है ना, वो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है। हम सारे जहान में बदनाम हो चुके हैं और जिस तरह से हमारे चेहरे पर कालिख पोती गई है ना, उसी तरह से अब तुम्हारे चेहरे पर भी कालिख पोती जाएगी जब तुम्हारी बेटी मेरे साथ बिना शादी के रहेगी और नाजायज़ बच्चे को जन्म देगी। ये बोलकर उस लड़की को अपने साथ खींचता हुआ मैं बाहर ले आया था। वो छोटे से मोहल्ले में रहते थे, इसलिए सभी अपने घरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे रोक सके, जिसे सब देखकर ही डर के मारे कांप रहे थे। मैंने बाहर आकर सब पर एक नज़र डाली और फिर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे बेरहमी से अंदर धकेला और फौरन ही घूमकर गाड़ी में खुद भी आकर बैठ गया और अंदर से लॉक कर लिया। उसका अपाहिज बाप दरवाजे पर बैठा मुझसे मिन्नतें कर रहा था, जबकि उसकी माँ लगातार मेरी गाड़ी का शीशा पीट रही थी, लेकिन मुझे किसी पर भी तरस नहीं आया। थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंदर मौजूद वो लड़की लगातार मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। सरकार, हमें जाने दें, हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई को पकड़ें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। बाबा ने कई बार फ़ोन किए, माँ ने हमारे सारे रिश्तेदारों के घर भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता। प्लीज़ हमें घर छोड़ आइए। मेरे पापा अपाहिज हैं, मेरी माँ बीमार है, हमारी हालत पर दया करें। मैंने बस एक खून से भरी निगाह उस रोती बिसूरती लड़की को देखा था और उसके बाद उसकी आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ी। वो काफ़ी छोटी सी, दुबली पतली और सांवली रंगत वाली, लेकिन काफ़ी आकर्षक थी। उसने गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ था और खींचातानी के कारण उसका दुपट्टा शायद गली में ही गिर गया था। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब उसे इस स्थिति में महसूस किया तो गाड़ी को ब्रेक लगाया और अपनी चादर को उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने तुरंत उसे पकड़कर अपने चारों ओर लपेट लिया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं चाहता था उसके माँ बाप बीमार हों, ताकि वो बेशर्म अपनी इज्जत को रंगने वाला व्यक्ति तुरंत वापस आए और जब उसे पता चले कि उसकी बहन को मैं ले गया हूँ तो वो दौड़कर मेरे पास आए। पहले दिन उसके बाप का दिया गया अंदाज मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो अपने बेटे से संपर्क में है। मैंने गाड़ी को सीधे अपने पोर्च में लाकर रोका और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे घसीटते हुए अंदर लॉन्च में लाया। वो लगातार रो रही थी और मेरे सामने हाथ जोड़कर अपील कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे आंखों पर बदले की पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतना जल चुका था कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उस लड़की का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जिस तरह से हमारी बदनामी हुई है उसी तरह से इस आदमी की बदनामी भी होनी चाहिए जिसने मेरी बहन को भगाया है। मैं उस लड़की को घसीटते हुए घर के अंदर लाया और अपनी माँ के कदमों में फेंक दिया। मेरी माँ ने तुरंत अपने पाँव समेटकर मुझे आश्चर्यचकित नज़रों से देखा था और मैं उस लड़की को खून भरी निगाहों से घूर रहा था। मैं बोला, ये रही तुम्हारी बेटी का बदला। जब तक नित्या को ये हमें सौंप नहीं देता तब तक ये लड़की हमारे घर में नौकरानी की तरह रहेगी। इसे सभी काम करने होंगे जो उसे शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होंगे। माँ, इसे माफ़ मत करना। मेरी माँ ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर रोती बिलखती उस लड़की को देखा जो बस हम सभी की नज़रों से छुप जाना चाहती थी। मैं ये कहकर अपने कमरे में आकर शावर के नीचे खड़ा होकर अपना गुस्सा शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करने के बाद मैं फिर से सीधा नीचे आया।
वो लड़की मेरी माँ के पास बैठी थी और लगातार आंसू बहा रही थी और मेरी माँ उसे तसल्ली देने में व्यस्त थी। मेरा दिमाग एक पल में घूम गया था। मैंने उस लड़की को हाथ से पकड़कर जमीन पर बेरहमी से फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोफे पर बैठने की? तुम्हारी औकात जमीन पर बैठने की है। आज तो तुमने ये हरकत कर दी। फ्यूचर में अगर तुमने हमारे घर की चीज़ों का इस्तेमाल किया तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। वो कांपने लगी। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, करण बस करो और इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओ। क्यों तमाशा बना रहे हो? लेकिन मैंने सिर ना में हिलाया और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस लड़की को तब तक उसके घर नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लोग हमारी बहन हमें नहीं सौंप देते। वो क्या समझता है कि हम मामूली लोग हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उन लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस घर की बेटी को भगाया है वो कौन है। मैंने ये कहकर उस लड़की को खून भरी निगाहों से घूरा था और गुस्से से कहा, खड़ी हो जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही उसे मेरा आदेश मिला वो भागते हुए वहां से चली गई थी। शायद वो मेरी नज़रों से दूर जाना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए विनम्रता से कहा, इस तरह मत करो बेटा, भगवान को अत्याचार करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वो लड़की मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, गांव की रहने वाली है। तुम क्यों उस बच्ची की ज़िंदगी खराब कर रहे हो? मैंने अपनी माँ की बात को नकारते हुए कहा, माँ, वो गांव की हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी बहन मेरे घर पर नहीं आएगी तब तक ये लड़की भी अपने घर नहीं जाएगी। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चला गया था कि जब वो लड़की चाय बनाकर लाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। मेरे हुक्म पर मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से घूरा था। कहने लगी, करण खबरदार, जो तूने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया। मैं अपनी माँ के सामने ज़्यादा नहीं रहना चाहता था क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी और मेरे इरादों से मुझे भटका सकती हैं। इसलिए मैं माँ की बात को अनसुना करते हुए अपने कमरे में चला गया था। 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन वो लड़की चाय लेकर नहीं आई थी। मैं तुरंत चिल्लाया, क्या तुम आ रही हो या फिर मुझे आना पड़ेगा? मेरे बोलने की देर थी कि वो किसी बोतल के जिन की तरह मेरे सामने हाजिर हो गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। मैंने गुस्से भरी निगाह से उसे देखा और झपटते हुए चाय का कप पकड़ा। मुझे चाय का कप देकर वो फौरन ही मेरे कमरे से निकलने लगी तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। धीरे धीरे मैं उसके बेहद करीब जा चुका था और अगले ही पल मेरा एक हाथ उसकी नाजुक कमर के इर्द गिर्द लिपट चुका था। दूसरे हाथ से मैं उसके चेहरे पर आए बालों की लटों को हटाने लगा। मेरी इतनी ज़्यादा नज़दीकी पर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर के मारे कांपने लगी थी। कांपते हुए कहने लगी, मेरे इतना करीब मत आइए, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी तो मेरा भाई है। प्लीज़ उसे ही उसके किए की सज़ा दें। मैंने कुछ नहीं किया है। उस लड़की का रोता सिसकता कांपता वजूद मुझे मजा देने लगा था। मैंने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को भगाकर ले जाने की बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी कि जब इज्जत मिट्टी में मिलती है तो कैसा महसूस होता है। जब मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाऊंगा तब तुम्हारे भाई को मेरे जैसा दर्द महसूस होगा। जो दर्द मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ वो दर्द मैं तुम्हारे भाई को भी देना चाहता हूँ। ये कहते कहते मैं उस लड़की के नाजुक होंठों को अपने होंठों की पकड़ में ले चुका था और वो मेरी बाहों में मचल कर रह गई थी। होंठों से होते हुए अब मेरे होंठ उसकी गर्दन का सफ़र कर रहे थे और मैं इस वक्त पूरी तरह मदहोशी के आलम में था कि तभी मेरी गर्दन पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ और जब मैंने गौर किया तो उस लड़की की आंखों से बेआवाज़ आंसू निकल रहे थे और मेरी गर्दन पर टप टप गिर रहे थे। वो लड़की ना मुझे खुद से दूर हटा सकती थी और ना ही मुझे मेरी मर्जी करने से रोक सकती थी क्योंकि इस वक्त वो नाजुक सी चिड़िया मेरी कैद में थी और इसी बेबसी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और अचानक ही मैं होश की दुनिया में लौट आया था। मैंने झटके से उसे खुद से दूर किया था। मैं बदले की आग में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। मैं कैरेक्टर लेस हरगिज भी नहीं था। औरतों की इज्जत करना मुझे अच्छे से आता था। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को गलत नज़रों से नहीं देखा था। फिर आज मैं ये क्या करने चला था? मैं एकदम कमरे से निकलता चला गया था। मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का था। वहाँ के एसपी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं उनसे इस मामले पर बात करना चाहता था कि मैंने एक लड़की को घर से उठा लिया है, कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, मैं मामला संभाल लूँगा। अगर वे लोग हमारे पास शिकायत लेकर आए जैसा कि उन्होंने किया तो तुम बस बदला ले चुके हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जब मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो रात का खाना खाकर खुशी खुशी घर लौटा तो सामने ही मेरी भाई अपनी पीठ पर हाथ बांधे मुझे घूर रहा था। मैंने उन्हें हाय हेलो किया और उनके पास से निकलने लगा। मुझे पता था कि वे मुझे उस लड़की के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी किसी के सवालों का जवाब देने का मन नहीं था। मैं आगे बढ़ रहा था कि इससे पहले ही गंभीर आवाज में मेरे भाई बोले, करण यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, भागने की जरूरत नहीं है। मैं एक पैर पर मुड़ते ही उनकी तरफ देखकर बोला, भाई आप जानते हैं ना कि मैं कायर नहीं हूँ और भागने वाले को कायर कहते हैं। वे सिर झुकाते हुए बोले, हाँ मुझे पता है मेरा भाई कायर नहीं है लेकिन नपुंसक है। उनकी ये बात मेरे दिल पे चाबुक की तरह लगी। मैंने उन्हें आश्चर्यचकित नजरों से देखा। वे गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा था कि उनके घर की बेटी को उठाकर लाओ? क्या ये कोई अच्छी बात है? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी केवल एक बहन नहीं बल्कि 2 बहनें हैं? तुमने उस लड़की को किस हैसियत से यहाँ पर रखा है? तुरंत उसे उसके घर छोड़कर आओ, बस बहुत हो गया। मैं भी गुस्से में बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसे छोड़कर नहीं आऊंगा। जितनी बदनामी हमारी हो चुकी है अब और नहीं सह सकता। जितनी बेइज्जती हमने झेली है वे लोग भी झेलेंगे। मेरे भाई ने गुस्से से कहा, वो लड़की मासूम है, उसकी उम्र केवल 18 साल है, उसका क्या दोष है? तुम बिना वजह उसे क्यों सजा दे रहे हो? मैं भी ताना मारते हुए बोला, बहुत खूब भाई, वो लोग हमें सजा दे रहे हैं तो हम भी तो मासूम हैं, हमारा भी कोई दोष नहीं। मेरे पास हर सवाल का जवाब था। अब मेरे भाई खामोश नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं अब उनके सामने से नहीं जा सकता था, अगर जाता तो ये बदतमीजी में आता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा उनके बोलने का इंतजार करने लगा। एक लंबे मौन के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और गंभीरता से कुछ शब्द कहे, तुम अभी उस लड़की से शादी करोगे और अगर तुमने इस बात के लिए मना किया तो करण, मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ, बहन और अपनी पत्नी के साथ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर तुम इस घर में उस लड़की के साथ रहना और उस पर अत्याचार करते रहना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बार मैं कुछ कहता लेकिन वे हाथ खड़ा कर चुके थे, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें जवाब हाँ में चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी ओर से सहमति दे दी। मैंने यही सोचा कि जब तक नित्या घर वापस नहीं आ जाती तब तक मैं उस लड़की से शादी करूंगा और फिर उसके भाई के सामने उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दूंगा। मेरे भाई ने फौरन ही पंडित जी को घर पर ही बुला लिया था। पंडित जी ने आते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर कुछ ही देर बाद कुछ लोगों के बीच मेरी शादी उस लड़की जिसका नाम पूजा था उसके साथ हो गई। उसने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मेरे हाथ जोड़े, लेकिन मैंने एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ा। भाई उसे प्यार से समझाना चाहते थे लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं करने दिया। माँ उसे अपने कमरे में रखना चाहती थी लेकिन मैंने साफ कह दिया कि ये मेरी पत्नी है और अब से यह मेरे कमरे में रहेगी। उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। वो विरोध करती रही लेकिन मैंने उसे पकड़कर कमरे में ले आया। वो तुरंत मेरा हाथ झटक कर बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी और तेज तेज रोने लगी। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे घर जाने दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? उसका अंदाज बहुत मासूम था। एक भोली भाली मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़की बदसूरत थी लेकिन बहुत सुंदर भी नहीं थी, फिर भी वो बेहद मासूम थी। उसकी वो मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मुझे देखते ही डर समा जाता था, किसी को भी घायल कर सकती थीं और अनजाने ही तौर पर मैं भी उसकी मासूम बड़ी बड़ी आंखों से घायल हो चुका था। मैं चुपचाप सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा कि वो बाथरूम से निकल कर आए, लेकिन बहुत देर तक वो बाथरूम से नहीं निकली थी। मुझे उसे आवाज़ देना पड़ा। मैंने कहा, पूजा बाहर निकलो, तुम पूरी ज़िंदगी तो बाथरूम में नहीं रह सकती ना, तुम्हें बाथरूम से निकलना ही है तो अभी और इसी वक्त बाथरूम से बाहर आओ। एक बार के कहने पर वो बाथरूम से बाहर नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने दूसरी बार गुस्से से कहा तो तुरंत ही वो बाथरूम से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब भी वो हल्की हल्की काँप रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो रही थीं। बादामी रंग में हल्का गुलाबीपन घुला हुआ था। उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा मेरे दिल पर बिजलियां गिराने लगा था। मैं अपनी हालत पर खुद हैरान था। वो तो मेरे लिए दुश्मन की बेटी थी, फिर मेरा दिल उसके लिए नए अंदाज में क्यों धड़कने लगा था। मैंने खुद को संभाला, उसकी तरफ से ध्यान भटकाना चाहा, लेकिन घूम फिरकर मेरी नज़रें उसी के चेहरे पर जा टिकती थीं। एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरा वो मेरे लिए केवल दुश्मन की बेटी थी। इसीलिए मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए उसे उसके घर से लेकर आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था इस बदले की आग में मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। दिल बड़ी ही बेताबी से धड़क रहा था।
अपना हक लेने के लिए मचल रहा था। पूजा अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैं उस पर हक रखता था और इसी हक से मैंने अगले ही पल पूजा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और बेतहाशा उसे चूम कर उसे महसूस करने लगा था। अपनी हरकत पर मैं खुद हैरान था और मेरे इस तरह अचानक हमले से पूजा भी हड़बड़ा गई थी। उसने मेरी बाहों से निकलना चाहा, लेकिन मैंने उसके कान में सरगोशी के आलम में कहा, बस पूजा, आज नहीं। आज तो मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपना हक लिए बिना नहीं रहूँगा। मेरे ऊपर मदहोशी पूरी तरह सवार थी और अगले ही पल मैं उस पर अपनी बेशुमार चाहतें लुटाने लगा था। कुछ देर तक उसने मेरी बाहों से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी खुद को मेरे हवाले कर दिया था। शायद उसके दिल को भी तसल्ली थी कि अब हम पति पत्नी हैं। हमारे बीच बनने वाला रिश्ता नाजायज नहीं बल्कि जायज है। मुझे लगा था ये बस बकती जज्बाती मोहब्बत होगी। कुछ ही दिनों में ये मोहब्बत जहाँ की तरह बैठ जाएगी और मैं इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में ये दुश्मन की बेटी मेरे दिल की रानी बन जाएगी। शादी के मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि भगवान किसी का भी दिल बदल सकते हैं। अब वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहने लगी थी। मैंने हर काम उससे ही करवाया था। मैंने उसे बुरी तरह से अपने आप में उलझा लिया था, क्योंकि पूजा को अपने आसपास देखने में मुझे अच्छा लगता था। अगर वो जरा सा भी मेरी नज़रों से दूर होती तो मैं बेताब होकर उसे ढूंढने लगता था। कभी कभी वो झुंझलाती थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे काम करती थी। धीरे धीरे वो भी अब मेरे साथ समय बिताने लगी थी। मेरी मोहब्बत की खुशबू से के चेहरे पर रंग बिखेरने लगी थी। अब मेरी मोहब्बत भरी मदहोश और बेबाक नज़रों से पूजा शर्मा जाती थी और उसकी शर्मीली सी मुस्कान मेरे दिल के तारों को और भी छेड़ देती थी। अब वो पहले की तरह मुझसे डरती नहीं थी, बल्कि अब बेचैन होकर मेरे घर आने का इंतजार करती थी। मैं जब भी ऑफिस से घर आता वो मुझे दरवाजे पर टहलती मिलती थी। मुझे देखते ही वो जल्दी से दरवाजे की ओर से अंदर चली जाती थी, लेकिन उसकी एक झलक मेरे दिल को सुकून पहुंचाती थी। पूजा और मेरी शादी को 20 दिन का समय हो चुका था और उसके बाद नित्या अपने पति के साथ आई थी। नित्या के साथ हमारे घर आकर उसके पति ने अपनी बहन का दावा किया था, लेकिन मैंने बस यही कहा, तो मेरी बहन को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, फिर तुम अपनी बहन को ले जाना। हालांकि ये बात कहते हुए मेरा दिल बहुत बेचैन था और जब मैंने पूजा की तरफ देखा तो उसके चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं कि कहीं मैं सचमुच उसे छोड़ ही ना दूं। लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि मैंने उसकी बहन से शादी की है तो उसके चेहरे पर संतोष आ गया था। उसने बस ये कहकर नित्या का हाथ थाम लिया कि उसे अब कोई सरोकार नहीं है। अब उसे अपनी बहन की चिंता नहीं है। उसे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी कि वो बिना शादी के नाजायज रिश्ते के साथ रह रही थी। लेकिन अब अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो उसे लेने नहीं आएगा। मैंने नित्या को एक नज़र देखा और फिर उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। मुझे उस सांवली सलोनी लड़की का रोना सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि पूजा लगातार रो जा रही थी। वो जितनी दुखी होकर रो रही थी, मेरा दिल भी उतना ही उदास हो गया था। मेरी माँ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था और हमारी फैमिली ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। पूजा ने बाद में मुझे बताया कि वो विवेक की सगी बहन नहीं थी, बल्कि उसे गोद लिया गया था। उसकी माँ तो उससे प्यार करती थी, लेकिन बाप और भाई को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत पछताया कि मैंने एक ऐसी लड़की के साथ अन्याय करना चाहा जो पहले ही इतनी परेशानियों की ज़िंदगी जी रही थी। मैंने अपने गलत व्यवहार की पूजा से माफ़ी भी मांगी थी और पूजा ने भी खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया था। बल्कि मैं तो अपने भगवान का भी धन्यवाद किया था कि उसने मुझे इतने बड़े पाप करने से बचा दिया था। अगर मैं जाने अनजाने पूजा का दिल दुखा देता तो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अब हम में से कोई भी नित्या से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उस लड़की ने मेरे बाप की सालों की कमाई हुई इज्जत को कुछ ही पल में धूमिल कर दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी पूजा और करण के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।